जी सर अरशद। सॉरी, मेरा लेक्चर लगता है कुछ ज़्यादा लंबा हो गया था। नहीं, नहीं वो ठीक था। दैट वाज़ अ गुड फ्लो ऑफ डिस्कशन और ऐसे देखा चीज़ें लर्निंग यही तो होती है। तो व्हेन यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद द रेस्ट ऑफ द पीपल। तो वो फिर सर वो ना फिर उस तरह से फिर वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं ना कि जी आप ग्रेजुएट हैं, आप मास्टर तो नहीं हैं, ठीक है, स्केल के लिए हमने जो है ना वो 30,000 40,000 पे करना था, बट यू आर नॉट मीटिंग आवर क्वालिफिकेशन, लेकिन चलो फिर भी हम आप पे एहसान कर रहे हैं, हम आपको रख रहे हैं तो आप 20 में रुक जाएँ, 25 पे रुक जाएँ। तो ये हुँ, इस तरह का भी स्टेट बेस्ड जो एक हमारा अनफॉर्चुनेट है हमारे सोसाइटी में, एक्सप्लॉयटेशन जो है। कि इसको बहुत हाँ, एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा किया जाता है इस चीज़ों को, और वो फिर इस चीज़ को कैश करते हैं कि हुँ, वो क्वालिफ़िकेशन कम रख लें, कोई स्किल अब वो दूसरा एग्ज़ैक्टली अब एक बंदा क्वालिफ़ाइड नहीं है, तो वो यकीनन या तो क्वालिफ़िकेशन को अपनी आगे बढ़ा रहा होगा, तो वो स्टूडेंट होगा। तो उसको वैसे ही पैसा चाहिए। तो वो फिर ये उसको यूटिलाइज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सप्लॉइट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और ओवर एनर्जी वो बेचारा जो है वो लगा देता है, इवन दो कि उसको उतना पे नहीं किया जाता। तो हुँ। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, और कोविड कोविड में भी मैंने ये बहुत देखा है उसके बाद भी, कि अक्सर टीचर्स को जो है ना वो एक्सपीरियंस टीचर्स अगर फारिग हो गए, तो उनको कॉल बैक नहीं की गई। कई स्कूल्स ने जो है वो न्यू रिक्रूटमेंट कर ली, और उन्होंने कहा कि बस किसी तरह से भी कोई बचत कॉस्ट कर लें कटिंग किसी तरह से। मेजर, ये एक कॉस्ट कटिंग प्रॉब्लम है। मेजर्स। हाँ, हाँ, तो वो स्टेट बेस्ड कंपनी में ये प्रॉब्लम्स हैं कि स्टेट बेस्ड कंपनी, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये सिस्टम बहुत ज़्यादा है। चाहे आप एजुकेशन की बात करें, चाहे आप इंडस्ट्रीज़ की बात करें, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी चले जाएँ तो आपको इस तरह के इश्यूज़ मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये ऐसे ही सिचुएशन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो मैंने कहा था सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न। क्या चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं और क्या चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते। तो चलें लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। अच्छा, आपको ये मालूम होना चाहिए जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है? तो ये एक लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ्स है। इसको आप नोट्स की शक्ल में बाद में देख लीजिएगा, सारे सिंपल से वर्ड्स हैं, ठीक है? कौन-कौन से वर्ड्स आपको स्ट्रेंथ के तौर पे यूज़ करने चाहिए अगर वो इंटरव्यू में पूछे कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, या आप जॉब के हवाले से खुद को देखना चाहें तो आपका कोऑपरेटिव होना, क्रिएटिव होना, ट्रस्टवर्दी। अब ये सारी चीज़ें जो हैं एक ही जॉब के ऊपर अप्लाई नहीं होंगी, आपको देखना होगा कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए इसमें कौन-कौन से पॉइंट्स, कौन-कौन से एडजेक्टिव आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए ऑर्गेनाइज़ होना ज़रूरी है, एडेप्टेबल होना ज़रूरी है, आर्टिकुलेट होना ज़रूरी है, ऑनेस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है? आप मैथ के टीचर तो हो सकता है आपके लिए आर्टिस्टिक होना ज़रूरी ना हो, ओपन माइंडेड होना ज़रूरी है। कंप्यूटर लिटरेट हैं तो आपको जो टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग है, या जैसे ये ऑनलाइन के ज़रिए स्कूल्स को पढ़ाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, धूम, टीम और बाकी जो चीज़ें हैं, उसके लिए आपका एक पॉजिटिव पॉइंट ये जा सकता है। बैलेंस्ड होना ज़रूरी है, तो ये स्ट्रेंथ वगैरह आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी वीकनेस ही देख सकते हैं। आप बात करते हो एग्रेसिव तो नहीं हो जाता है, इम्पल्सिव तो नहीं है, यानी कि आप बेचैन रूह हैं। किसी ने आपको गलत बोल दिया तो आप फ़ौरन ही उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं, और अगर आप फौरी तौर पे जवाब नहीं दे सकते तो आप अपनी बॉडी के ज़रिए, अपनी जेस्चर्स के ज़रिए लोगों को बता देते हैं कि व्हाट आर योर फीलिंग्स। आप एरोगेंट हो सकते हैं अपने वर्ड्स के ज़रिए, अपने एटीट्यूड के ज़रिए, अपने बिहेवियर के ज़रिए, या आप बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाते हैं चीज़ों से। आप चीज़ों की परवाह करना छोड़ देते हैं, आप रूड हो जाते हैं, बॉसी हैं, इनसेंसिटिव हैं, कोई आपको आके मसला बता रहा है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं जो है ना, ये असाइनमेंट तो आपको देनी ही देनी है, विदाउट लुकिंग फॉर द जेन्युइन रीज़न्स कि व्हाई समबडी इज़ कमिंग विद अ प्रॉब्लम। सेल्फिश हो जाना, क्योटिक हो जाना, यानी कि पैनिकी हो जाना, इंटॉलरेंट होना, बिहेवियर को लोगों की जो अ, गुस्से वाली या बाकी कैफ़ियत हैं, उनको बर्दाश्त ना करना, इंटॉलरेंट हो जाना, शैलो, बगैर सोचे समझे चीज़ों का जवाब देना, क्लोज़ माइंडेड, नई चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, इर्रेस्पॉन्सिबल, आपको काम मिला है, आपको परवाह नहीं है जी, वो लाइट चली गई थी, अब मैं कल काम दे दूँगी। शॉर्ट साइटेडनेस, चीज़ों को फ़ौरन देखना कि जी अगले 2 घंटे में क्या होने वाला है, ये 4 घंटे में क्या होने वाला है, या मुझे ये काम करके देना है 4 घंटे में, ये क्या मुसीबत आ गई है, या आज ही मुझे ये देना है, तो उसमें आपने गुस्से का इज़हार करना। तो व्हाट काइंड ऑफ इंप्रेशन यू आर क्रिएटिंग ऑन योर बॉसेस? मे बी कि वो हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार कभी आपको बोलें एक्स्ट्रा वर्क के लिए, लेकिन आप वो विज़न अपनी नहीं देख रही कि अगर ये मैं काम करके आज ज़्यादा टाइम लगा के दे दूँगी, तो इससे कितना अच्छा असर पड़ेगा, और कल को जब
सैलरी की बात हो गई या कोर्सेज की बात हो गई या छुट्टी की बात होगी, तो मुझे कितना ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। कंप्लेनिंग, हर वक़्त शिकायत करते रहना, कूटते रहना, लोगों को उसमें शामिल करते रहना, लेज़ी काम करने में ज़्यादा टाइम लेना, शाय, कॉन्फिडेंस का ना होना, क्लास को फेस ना कर सकना, मैनेजमेंट को फेस ना कर सकना, कंटेम्प्टुअस, कंटेम्प्टुअस का क्या मतलब है? कंटेम्प्ट से ये निकला है नफ़रत। यानी कि हर चीज़ के बारे में नफ़रत अंगेज़ हो जाना, बायस्ड हो जाना, लूज़ टंग्ड। लूज़ टंग तो आई थिंक एवरीबॉडी नोज़ कि हर वक़्त लोगों की बुराइयाँ करना, स्टबर्न, ज़िद्दी, अपने अंदर तब्दीली ना लेके आना, मैं तो ऐदा ही हाँ। एक ख़ास फ़िक्र होता है ना, मैं तो ऐसे ही हूँ। भाई आप क्यों ऐसे हैं? अगर आप ऐसे हैं तो फिर आप घर पे बैठें और अपना रिलैक्स करें। जब भी आपने किसी भी जगह पे काम करना है, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप मैनेजमेंट में हैं, जो भी आपका रोल है किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में, वहाँ पे आपके अंदर रेज़िलियंस का होना ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी का, एडैप्टेबिलिटी का होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप स्टबर्न और रिजिड हैं, तो जॉब तो आपकी चलती रहेगी, लेकिन हो सकता है प्रमोशन और बाकी सारी चीज़ें आपसे ज़्यादा दूर चली जाएँ। सिनिकल, कुटते रहना लोगों के बारे में, नेगेटिव ओपिनियन, मिसट्रस्टफुल, कि हर वक़्त सोचना कि जी दूसरे लोग धोखेबाज हैं, स्लो, फ़ियरफुल, मूडी, ये मूडी होना बड़ा खतरनाक है, ठीक है? इवन वो जो आपका जब इंटरव्यू चल रहा होता है, तो उस वक़्त भी वो ये देखते हैं कि आपके मूड स्विंग्स क्या हैं, आप कितनी जल्दी खुश होती हैं, आप कितनी जल्दी गुस्से में आती हैं, आप कितनी जल्दी नाराज़ होके बैठ जाती हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे बिहेव कर रही होती है वहाँ पे। तो और हमें पता नहीं होता, लेकिन जो ऑब्ज़र्वर होता है उसे पता चल रहा होता है कि व्हाट काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज द अदर पर्सन इज़ गोइंग टू शो। सिमिलरली अनडिसिप्लिन्ड होना, ग्रीडी, तनख्वाह मेरी कितनी होगी, कब मेरी तनख्वाह बढ़ाएँगे, और अपने अंदर वो एबिलिटीज़ क्रिएट ना करना, नेगेटिव हो जाना, वेग, गुम-गू में रहना, ज़ू मैनी बात करना, हेज़िटेंट, हर काम करते हुए सोच-विचार में पड़ जाना, ऑब्स्ट्रक्टिव, लोगों के काम में रुकावटें डालना, शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी गुस्से में आ जाना, इग्नोरेंट, चीज़ों का पता ना होना, ऑर्गेनाइज़ेशन के रूल्स का पता ना होना, अपने जॉब डिस्क्रिप्शन का इल्म ना होना, पैसिव, बिल्कुल बैठे रहना, पार्टिसिपेट ना करना, डेफरिंग वर्क, काम को बस लटकाते रहना, इम्पेशेंट, वही है जो हमने ऊपर बात की इम्पल्सिव की, कि बेचैनी सी और कोई सब्र नहीं है, और हर चीज़ को जल्दी-जल्दी आपने करना, प्रेजुडिस्ड, पहले से सोच के बैठ जाना कि ये लोग जो हैं ये मुझे प्रमोट नहीं करेंगे, या ये क्लास जो है बच्चों की ये मुझे तंग करेगी, या जो मेरा एचआर है वो मेरे बारे में नेगेटिव ओपिनियन रखता है। तो जब भी आप प्रेजुडिस होते हैं तो ज़बान से आप बड़े मीठे होंगे, लेकिन ऑटोमैटिकली आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ज़हरीली हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? तो ये चंद एक वीकनेसेस होती हैं, आपने देखना है कि इनमें से कौन-कौन सी आपके अंदर हैं, और आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी का एक नेक्स्ट सैंपल भी है, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए ये चीज़ें जानना बड़ी ज़रूरी हैं, कि जो जॉब अगर एचआर की जॉब है और आप इमेजिन करें कि आप एग्रेसिव हैं, आप एरोगेंट हैं, या आप इंडिफरेंट हैं, या आप इम्पेशेंट हैं, तो आप एचआर की जॉब में नहीं चल सकेंगे, या आप लूज़ टंग्ड हैं, स्टबर्न हैं, पॉलिसीज़ के साथ खुद को अडॉप्ट नहीं करते, टीचर भी हैं तो फिर भी ये चीज़ें नहीं चलेंगी। तो ये एक छोटी-सी एक्टिविटी है, ठीक है? ये आप देखें नेक्स्ट पेज के ऊपर, ये आप बाद में अपने ओन टाइम में कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप मुझसे शेयर भी कर लीजिएगा। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि ये वही SWOT एनालिसिस ही की एक किस्म है, कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। अगर आप इन सवालों के जवाब लिखें, ठीक है? ये नेक्स्ट पेज में मैंने आपको ये दिया हुआ है। इसके ऊपर आप अपने वो उन सवालों के जवाब लिख के बेशक मुझसे शेयर कर लें, आपस में शेयर कर लें, और बड़ी ऑनेस्टी के साथ आप इनके जवाब लिखें। आपको पता चलेगा कि आप का जो बिहेवियर है वो आपके कवर लेटर्स में, रिज़्यूमे में कैसे रिफ्लेक्ट होता है। आपके इंटरव्यू में कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट होती है। जब आप अगर आप ऑन जॉब हैं तो लोग आपको ज़्यादा पसंद क्यों नहीं करते? हो सकता है कि इस एक एक्टिविटी से आपको थोड़ा-सा अपने बारे में जानने का पता चले। अच्छा, अब थोड़ा-सा हम एकेडमिक साइड के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि राइटिंग ए कवर लेटर। कवर लेटर को मोटिवेशनल लेटर भी कहा जाता है, और मोटिवेशनल लेटर इसलिए कहा जाता है कि आपकी राइटिंग ऐसी हो, आपका आर्गुमेंट ऐसा हो कि जो पढ़ने वाला है उसे मोटिवेशन हो कि नहीं, इसका मैंने रिज़्यूमे गो थ्रू करना है। और रिज़्यूमे या सीवी ऐसी होनी चाहिए कि उसको लगे कि नहीं, ये मेरी कंपनी के लिए, मेरे इंस्टीट्यूशन के लिए, ये जो मेरे पास वैकेंसी अवेलेबल है उसके लिए ये राइट कैंडिडेट है, मुझे इसको ज़रूर बुला के कम से कम एक इंटरव्यू करना चाहिए, और इंटरव्यू में फिर आपको ऐसे एंगेज करना होता है
कोई शख्स कह के नहीं मुझे इसको जरूर मौका देना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके लिंक्ड अप होती हैं। तो आपका कवर लेटर लिंक करता है आपका रिज्यूमे से, रिज्यूमे आपका लिंक करता है जॉब इंटरव्यू कॉल के लिए, और जॉब इंटरव्यू आपका लिंक करता है आपकी एक्चुअल जॉब जॉब लेटर के लिए। ये एक किस्म का फॉर्मल लेटर होता है जिसके साथ आप रिज्यूमे या आपकी जो अपना रिज्यूमे है और करिकुलम विटाए है आप उसको अटैच करके भेजते हैं। इट इज़ ए शॉर्ट डॉक्यूमेंट, ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। और ये ऐसा शॉर्ट डॉक्यूमेंट है दैट पोर्ट्रेज द कैपेबिलिटीज ऑफ अ पर्सन फॉर ए पर्टिकुलर जॉब दैट कैचेज आईज ऑफ द एम्प्लॉयर। ये पॉइंट याद रखना बड़ा जरूरी है कि आपने अपनी वो एबिलिटीज बतानी है। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, 100 अदर पीपल आर हार्ड वर्किंग। ठीक है। आई एम वेरी मच एक्सपीरियंस्ड, 100 people others they are also very much experienced. So what is so special about you? You have to be specific, you have to pinpoint what is so special about you, why। अब ये लिखते हुए आपके ध्यान में होना चाहिए कि why they should hire you। अगर आप ये पॉइंट ध्यान में रख के अपना कवर लेटर लिखेंगी और अपना रिज्यूमे या सीवी लिखेंगी कि why they should hire me, इसका जवाब क्या है, वो एक बेहतरीन आपका कवर लेटर और आपका एक मोटिवेशनल लेटर होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका जो कवर लेटर है इट इज द फर्स्ट कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर। अगर आप इसमें वो आम वाले सारे अल्फाज और सारी चीज़ें लिख देंगे जो जैसी 50 और ईमेल्स आई हुई हैं वही आपने चीज़ें लिखी और अपनी कोई स्पेशल चीज़ नहीं बताई। आई कैन वर्क 24/7, जॉब से रिलेटेड मैंने ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है। आप ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए अप्लाई करिए, आप बताते हैं कि जी मैंने एनेबलर से सर्टिफिकेशन ली हुई है या किसी और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से आपने सर्टिफिकेशन ली हुई है और मेरे इतना एक्सपीरियंस है या मैंने इतने ऑर्डर्स किए हुए हैं, तो जाहिर है कि वो शख्स आपको फिर ज़्यादा प्रेफर करेगा। अ गुड कवर लेटर एंटाइसेस द एम्प्लॉयर्स टू रीड द रिज्यूमे, यानी कि ये वो मोटिवेट करता है आपके रीडर को, आपके एचआर को कि आपका रिज्यूमे वो जरूर गो थ्रू करे। अच्छा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कवर लेटर? तो ज्यादातर दो टाइप्स हैं कवर लेटर की, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड। सॉलिसिटेड या इनवाइटेड कवर लेटर्स वो होते हैं जिसमें कंपनी बाकायदा एडवर्टाइज करती है, वो आप भले सोशल मीडिया पे देखें या आप ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर में देखें, तो उसके जवाब में जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दिया होता है, आप अपने कवर लेटर और अपने रिज्यूमे तैयार करके भेजते हैं। और एक होता है अनइनवाइटेड कवर लेटर जिसमें आप खामखा लोगों को अपनी चीज़ें भेज रहे होते हैं और आपको पता नहीं है कि रिक्वायरमेंट क्या है, और आप एक ऐसी सीवी बनाते हैं जो कि एचआर के लिए भी वही होती है और सुपरवाइजर के लिए भी वही होती है। तो हमेशा याद रखें कि हर हर जॉब के लिए आपको एक अलग कवर लेटर और एक अलग रिज्यूमे तैयार करना होगा। वन साइज डज नॉट फिट ऑल, क्योंकि हर जॉब का डिस्क्रिप्शन इवन टीचर के लिए जो डिस्क्रिप्शन है वो सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट होता है, यू ऑल नो। अच्छा, ये मैंने एक नोट नीचे डाला है, ये जरा इंपॉर्टेंट। द पर्पज ऑफ कवर लेटर इज टू परसुएड द एम्प्लॉयर टू हायर द पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, सो इट मस्ट फोकस ऑन द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। तो आपका जो कवर लेटर है उसने किस चीज के ऊपर फोकस करना है, जो स्किल वो मांग रहा है उसके ऊपर आपने फोकस करना है और बताना है कि मेरे इस स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए मेरे पास ये स्पेसिफिक स्किल है। अगर आप रिज्यूमे राइटर के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप बताएं कि जी मैं इतने टाइप के ग्राफिक रिज्यूमे भी बना लेती हूँ, मैं नॉर्मल रिज्यूमे भी बना लेती हूँ, मुझे सारे फॉर्मेट्स का पता है, वगैरह वगैरह। और मुझे सीवी बनाने का भी एक्सपीरियंस है, और मैं जो जॉब प्रोफाइल या करियर प्रोफाइल होती है कि वाई आई एम अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, जो आप वो स्टेटमेंट लिखते हैं, अपनी जॉब स्टेटमेंट लिखती हैं, उसको बनाने में मेरी बड़ी एक्सपर्टीज है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो लोगों को हमारे ट्रेडिशनल कल्चर के अंदर वो अपील करती हैं। इसी तरीके से जब आप लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बनाते हैं तो वहाँ पे आपको एटीएस एक्सपीरियंस होना चाहिए। एटीएस क्या है? ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम, जो एम्प्लॉयर्स ने लगाया होता है, और ख़ास वो वर्डिंग होती है जिनको वो ढूंढ रहा होता है। आप जब अपने प्रोफाइल अपलोड करते हैं लिंक्डइन के ऊपर तो वो उसको क्लिक करके तो एम्प्लॉयर को बताता है कि ये क्वालिटीज़ वाले लोग अभी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो पूरे यूरोप और वेस्ट में अभी लिंक्डइन ही आपका चल रहा है। ट्रेडिशनल तो हमारे कल्चर में चल रहा है, तो हम ज़ाहिर अपने कल्चर की बात करेंगे तो उसमें आपको अपनी स्किल्स को हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है। एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयर्स यूज कवर लेटर्स टू स्क्रीन द पीपल हु आर विलिंग टू डू द जॉब, यानी कि जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयर्स होते हैं वो आपका कवर लेटर देखते ही समझ लेते हैं कि ये इसने
जल्दी में बस एक फॉर्मेलिटी पूरी की है या अपनी स्किल के ऊपर फोकस किया है, अपनी यूएसपीस के ऊपर फोकस किया है। तो उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने आपका रिज्यूमे गो थ्रू करना या नहीं करना। तो कवर लेटर प्लेज अ वेरी की रोल इन कन्विंसिंग हायरिंग अथॉरिटीज टू इंडक्ट देयर डिजायर्ड पर्सन। तो ये जिन लोगों ने मुझे भेजे भी थे अपने जॉब कवर लेटर्स वगैरह और रिज्यूमे, तो मैंने उनको यही कहा था कि जब क्लास आएगी तो आप उसमें फोकस कीजिएगा और देखिएगा। इसलिए ये टॉपिक ऐड किया गया है कवर लेटर्स का, कि आपको पता चले कि ये कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सिर्फ रिज्यूमे नहीं है, रिज्यूमे से पहले आपका कवर लेटर आता है, उसको नोट डाउन करना कितना ज़रूरी है। और आप इसे अपने जो भेजे हैं आप लोगों ने, आप एक नज़र देख सकते हैं कि आप के भेजे हुए कवर लेटर और जो एक्चुअल होना चाहिए उसमें क्या फ़र्क है। अच्छा, एम्प्लॉयर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव का उसे पता चल जाता है, और आपकी जो अट्रैक्टिव और आपकी यूनिक क्वालिटीज़ हैं किसी भी काम को करने के हवाले से, उसके बारे में पता चल जाता है। यानी कि अगर वो कहते हैं मुझे एमएस ऑफिस चाहिए, तो आप लिखते हैं कि जी मुझे एमएस ऑफिस में एक्सेल के ऊपर भी बड़ा अबूर है, पावर पॉइंट भी मेरा बड़ा शानदार है, और मैं एनिमेटेड पावर पॉइंट बनाने में भी एक्सपर्ट हूँ, और मैं उसमें वॉइस ऐड करके भी चीज़ें एनिमेट कर सकती हूँ पावर पॉइंट के अंदर। तो ज़ाहिर है कि अगर वो एक सिंपल एमएस ऑफिस टाइपिस्ट ढूँढ रहा है बंदा, और उसे एक ऐसा कैंडिडेट मिलता है जो कि एक्सेल और इन चीज़ों के ऊपर भी अपनी एक्सपर्टीज़ रखता है, तो ज़ाहिर है वो प्रेफ़रेंस आपकी तरफ जाएगी। क्योंकि बेसिक क्वालिफ़िकेशन तो वो रखते हैं ना एंट्री लेवल के लिए, लेकिन अगर उनको एक उसी सैलरी के अंदर एक एडेड बंदा मिल रहा है, तो ज़ाहिर है कि दे विल प्रेफर दैट पर्सन। अच्छा, कवर लेटर के पार्ट्स क्या-क्या हैं? एक तो हेडर होता है, हेडर वही होता है जैसे हम लेटर्स के अंदर देखते हैं कि फ्रॉम वेयर यू आर सेंडिंग, आपका एड्रेस वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर होती हैं। लेकिन अभी चूँकि ईमेल के ज़रिए ज़्यादातर चीज़ें मंगवाई जाती हैं, तो इसलिए ईमेल में टू फ्रॉम जो हमने शुरू में देखा था, ईमेल में आपका वही आता है। उसके बाद आपका जो है जब आप अपना कवर लेटर स्टार्ट करते हैं, तो उसमें इंट्रोडक्शन आता है, और इंट्रोडक्शन में आप ये बताते हैं कि जी मुझे कैसे पता चला कि आपको मेरी जैसी सलाहियत रखने वाले या मेरे जैसे क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस रखने वाले बंदे की ज़रूरत है आपको। आपको सोर्स बताना होता है। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर होती है, उसमें वही आपने अपने स्किल्स और अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी क्वालिफ़िकेशन वगैरह इन चीज़ों को ऐड करना होता है, और व्हाट इज़ सो यूनिक अबाउट यू, आपकी स्पेशल क्वालिटीज़ क्या हैं, और फिर आपने इसको क्लोज़ कर देना है। ठीक है, वो हम उसके एग्ज़ाम्पल में भी देखेंगे कि क्लोजिंग वो कैसे करते हैं। उसमें बेसिकली आपने बताना होता है पोलाइट वर्ड्स में कि यू आर लुकिंग फॉर एन इंटरव्यू कॉल, आपको एक मौका दिया जाए कि आपको इंटरव्यू बुला के और आपसे चीज़ें मज़ीद डिस्कस की जाएँ, और सिग्नेचर्स वगैरह एंड में आते हैं। तो ये इसके 5 के करीब जो हैं इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। आपका कवर लेटर हेडर है, आपका इंट्रोडक्शन है, नंबर 3 पे बॉडी है, नंबर 4 पे क्लोजिंग है, और नंबर 5 पे सिग्नेचर्स हैं। तो आप देखेंगे जिन लोगों ने मुझे चीज़ें भेजी थी, उनमें से कितने लोगों ने ये सारे पॉइंट्स कवर किए हैं अपने कवर लेटर्स के अंदर। अब थोड़े से टिप्स की बात कर लेते हैं कि अच्छे कवर लेटर के लिए क्या-क्या पॉइंट्स आपको चाहिए। तो इट शुड बी सिंपल एंड क्लियर, कंसाइज़, वही 7 चीज़ होने चाहिए। इसको आपकी जो लाज़मी स्किल्स हैं, जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वो आपको हाइलाइट करनी है। एंड डोंट ट्राई टू इम्पोज़ देम, मेंशन योर एबिलिटीज़ एंड स्किल्स अकॉर्डिंग दैट फिट्स द जॉब। जितना कुछ आपने सीखा हुआ है, जितना कुछ आपने लर्न किया है, वो सारा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो चीज़ें वो माँग रहे हैं, उसके मुताबिक आप अपनी चीज़ें भेजें। ठीक है? एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास टाइम नहीं होता। और कंपनी को, जो मैं आपको बार-बार पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, कि ज़रूर गो थ्रू करें कि आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उसका कोई विज़न मिशन है, उसकी कोई वेबसाइट है, उसका कोई फेसबुक पे ग्रुप अवेलेबल है, लिंक्डइन के ऊपर उनमें से कोई बंदा अवेलेबल है, आपका इंटरव्यू लेने वाला कौन है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनका ड्रेस कोड क्या है, ताकि आप वैसे ड्रेस कोड पहन के जाएँ। वहाँ पे जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके एडिशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्या स्किल सेट के लोग उनको चाहिए होते हैं, और वो करना क्या चाह रही है? वो चैरिटी बेस्ड है, वो प्रॉफिट बेस्ड है, वो इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है? स्कूल में आपने अप्लाई किया है, तो आपको क्या वो चेन ऑफ स्कूल है या वो एक सिंगल स्कूल है? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जब आप वर्कआउट करके जाते हैं, और आजकल तो हर एक ने तकरीबन वेबसाइट बनाई हुई है,
और उनके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी क्वालिफिकेशन दी होती है, तो आप वो भी देख सकते हैं कि उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उनके बाकी लोगों की क्या क्वालिफिकेशन और उनके एक्सपीरियंसेस हैं, और कौन कौन सी वो उनकी गैलरी में जाके देखें एक्टिविटीज़ करवाते हैं, कितने वो एक्सट्रोवर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अपने एम्प्लॉयर्स के लिए वो कितना काम कर रही है। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपको थोड़ा सा अपना कवर लेटर बेहतर बनाने के लिए। और जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप उनको बताएंगे कि जी मैं इन तमाम चीज़ों को एग्री करता हूँ, मैंने पूरी रिसर्च की है आप लोगों के ऊपर, और आई थिंक यू आर द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई वुड लव टू वर्क। द लैंग्वेज मस्ट बी पोलाइट, द वर्ड मस्ट नॉट रिफ्लेक्ट डेस्परेट और एग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है, इतना डेस्परेट भी ना हो जाए कि जी मेरे घर में सारे लोग फाके से बैठे हैं तो ये जॉब मेरे लिए बड़ी ज़रूरी है और मैं हर कीमत पे जॉब करना चाहूँगा। बी सेंसिबल, यू ऑल आर सेंसिबल, लेकिन ये चीज़ें एज ए टीचर बताना मेरे लिए ज़रूरी है, ताकि ये सारे पॉइंट्स जब आप चेक ऑफ लिस्ट आपके सामने हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप आपके पास कोई और भी शख्स अगर आप अपना भेजता है कवर लेटर वगैरह तो आप ये चीज़ उसमें देख सकें। डोंट कॉपी पेस्ट द सेम कवर लेटर फॉर हर जॉब के लिए वही आप ईमेल ना भेजते रहें, वही कवर लेटर ना भेजते रहें, बल्कि हर जॉब का डिस्क्रिप्शन गो थ्रू करें और इसके मुताबिक टेलर करें आप अपनी कवर लेटर को और अपने रिज्यूमे को। मेंशन ब्रीफली अबाउट हाउ यू हर्ड फॉर द जॉब ओपनिंग लाइक न्यूज़पेपर सोशल मीडिया, ये पहले मैं बता चुका हूँ कि इंट्रोडक्शन जो होगा आपके कवर लेटर का उसमें आप सोर्स बताते हैं, आपको कैसे पता चला। वो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये कैसे पता चला। वो अक्सर सर्वे में भी आप देखते हैं कि वो कहते हैं कि आपको कैसे पता चला कि हम ये लोग ये कोर्स करवा रहे हैं, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कैसे पता चला। दे आर बेसिकली कलेक्टिंग डाटा अबाउट योर हॉबीज। उनको पता चलता है कि ये सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, या इनको प्रॉपर न्यूज़पेपर से पता चल रहा है, या इनका रेफरल नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है, इतने बहुत सारे लोग हैं कि इनको पता चलता रहता है। Pair your qualities with the keywords given in the job advertisement and try to highlight those qualities as much as possible। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन ज़रूर करें, और इवन आप अनसॉलिसिटेड भेज रहे हैं, किसी भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी बैंक में आप अप्लाई कर रहे हैं किसी पोजीशन के अगेंस्ट, तो उसकी वेबसाइट पे जाकर देखें कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जॉब प्रोफाइल क्या है। उनकी जॉब प्रोफाइल से आप जॉब डिस्क्रिप्शन निकाल कर वो चीज़ें हाईलाइट करें, और अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उसको एग्जैजरेट ना करें। मैं दुनिया का बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं सबसे बेहतरीन कॉपी एडिटर और कॉपी राइटर हूँ, मैं मुझसे ज़्यादा बेहतरीन टीचर दुनिया में पैदा नहीं हुआ, ये मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। तो एग्जैजरेशन से थोड़ा सा आप अवॉइड करें। बी सिंपल, बी नेचुरल, और आप अपने एक नेचुरल वे में अपनी चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करें। ट्राई टू कम्प्लीमेंट द स्किल्स एंड रिज्यूमे इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेटिंग देम। इसका मतलब ये है कि आपने जो चीज़ें अपने कवर लेटर में बताई हैं कि जी मैंने ये कोई मेन कोर्स किया है, तो बजाय वो लिखने के आप रिज्यूमे में बताएं कि आपने उसके अंदर क्या क्या काम किया, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसमें बताएं। मैंने ऑडिटिंग की हुई है, मैंने ऑडिट रिपोर्ट्स तैयार की हुई हैं, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। आप टीचर के तौर पे जा रही हैं, आप लिखिए मैं एक्सपीरियंस टीचर, आप बताएं कि आप लेसन प्लान बनाती हैं, उसमें कौन सी आप स्ट्रेटजी 3 पीस वाली यूज़ करती हैं, या आप क्या यूज़ करती हैं उसके अंदर। क्लास डिसिप्लिन कंट्रोल के लिए आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई है, आपने इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर सर्टिफिकेशन ली है, आपने कम्युनिकेशन स्किल का कोई कोर्स किया हुआ है, तो अपनी वो स्किल को कॉम्प्लीमेंट करें उसके अंदर। जस्टिफाई योर सूटेबिलिटी फॉर द जॉब बाय कन्विंसिंग एम्प्लॉयर विद योर मोटिवेशन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। ये पहले हम बात कर चुके हैं कि आप अपनी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल के जरिए लोगों को कन्विंस करें कि यू आर द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब। द कवर लेटर मस्ट बी द ट्रेलर ऑफ द रिज्यूमे दैट वुड परsuade द एम्प्लॉयर टू रीड योर सीवी इन डिटेल। वो इतना इफेक्टिव, इतना अच्छा, इतना सिंपल और इतना बेहतरीन बनाओ कि वो खुद ब खुद उसके लिए मोटिवेट हो जाए कि उसने आपका जो आपका हेड हंटर है, जो एचआर है, कि उसने आपका रिज्यूमे और आपकी सीवी गो थ्रू करनी है। रिक्वेस्ट एन इंटरव्यू इन कवर लेटर, वो जो लास्ट लाइन है ना कॉम्प्लीमेंट वाली, जो हमने क्लोजिंग वाली बात की, तो उसने रिक्वेस्ट करने के आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए। मेक श्योर दैट योर कवर लेटर इज फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एंड टाइपोग्राफिकल मिस्टेक एज ए पुट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉयर। हमने शुरू में बात की थी कि 61% रिज्यूमे जो है वो सिर्फ आपकी ग्रामर की गलतियों की वजह से लोग रिजेक्ट कर देते हैं। राइट कवर लेटर इन फॉन्ट लार्ज इनफ टू बी इजीली रेड बाय द एम्प्लॉयर। भले आप ईमेल कर रहे हैं या आप वैसे लिख रहे हैं या आप टाइप किया आपने, तो मैंने कहा कि 12 एरियल का फॉन्ट नॉर्मली एक्सेप्टेबल होता है, और उसका काम का आड़ा तिरछा या किसी और फॉन्ट में ना करें, आप एरियल को ज़्यादातर इस्तेमाल में लेके आएँ। रीड द कवर लेटर ट्वाइस और थ्राइस व्हेन इट इज कंप्लीट एंड ट्राई टू एनालाइज इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एम्प्लॉयर।
जब आप अपना कवर लेटर लिख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप एम्प्लॉयर बन जाएं और आप एम्प्लॉयर की नज़र से अपना वो कवर लेटर और रिज्यूमे गो थ्रू करें और उसमें से फिर नुक्ताचीनी करें, देखें कि क्या क्या चीज़ें आपकी वो एक एम्प्लॉयर पकड़ सकता है। ग्रामर, स्पेलिंग, आपकी स्किल्स, जॉब डिस्क्रिप्शन, आपकी प्रोफाइल, ठीक है, इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं रिज्यूमे राइटिंग के अंदर, अपना कवर लेटर के अंदर? इरेलीवेंट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम अदर जॉब्स, मैंने बताया ना कि जितने ही कुछ आपका जॉब का एक्सपीरियंस है आपको सारा लिखने की जरूरत नहीं है, रेलिवेंट चीज़ें लिखें। मिस्टेक्स इन फॉर्मेट, अगर उनका अपना एक फॉर्मेट दिया हुआ है और आप अपने अलग फॉर्मेट के ऊपर लिख के भेजते हैं, क्योंकि अक्सर वेबसाइट के ऊपर आपको उनका एप्लीकेशन का पूरा एक फॉर्मेट मिल जाता है, तो आप उसको फॉलो करें। या अगर न्यूज़पेपर में भी देखते हैं तो आपने देखा कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे भी अपना फॉर्मेट देते हैं, इस फॉर्मेट के तहत फिल करके आप भेजें। तो पहले आपने चेक करना है कि उनका फॉर्मेट है या नहीं है। इंक्लूडिंग सच क्वालिफिकेशन दैट आर मिसिंग फ्रॉम योर रिज्यूमे, यानी कि आप कवर लेटर में वो क्वालिफिकेशन मेंशन कर दें जो आप रिज्यूमे में ना लिखें, तो वो भी एक मिसमैच सा बन जाता है। लूजिंग फ्लो इन योर आर्गुमेंट्स, द सेंटेंसेस मस्ट बी कनेक्टेड, वो जो मैंने आपको बताया था 7 C's के अंदर कि कोहेरेंट टेक्स्ट कैसे बनाते हैं, तो फर्दर मोर, टू सम अप, वगैरह वगैरह इस किस्म के फिक्रे जो हैं आप कोहेसिव डिवाइसेस, ये मैंने कहा था गूगल करें, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप रेलिवेंट उसमें डालें, ये कनेक्ट करेंगे आपके सेंटेंसेस को आपस में। अच्छा, इसी के यूजिंग जनरल सैल्यूटेशन लाइक रिस्पेक्टेड सर और मैडम, ये लिखा हुआ था, यानी कि सर और मैडम दोनों आपने हाइफन उसमें स्लैश लगा के लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आपको इतना भी नहीं पता कि जो आगे आपका रिज्यूमे गो थ्रू करेगा या कवर लेटर करेगा वो सर है या मैडम है। तो बेहतर है कि अगर वो कंपनी है तो आप वहाँ पे डियर HR लगा दें, HR में दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, लेकिन सर स्लैश मैडम करना ये एक थोड़ा सा ऑकवर्ड है। बी श्योर अबाउट द एम्प्लॉयर टू होम यूर एड्रेसिंग, चेक कर लें अगर उनकी वेबसाइट है कि आप जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं उसको कौन हेड कर रहा है। सेंडिंग द सेम कवर लेटर टू ऑल कंपनीज, हर जगह पे वही कवर लेटर भेजना। फोकसिंग टू मच ऑन योर एबिलिटीज, ट्राई टू मेंशन हाउ यू वुड बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। एबिलिटीज के ऊपर फोकस करें लेकिन बहुत ज़्यादा ना करें। आप ये बताने की कोशिश करें कवर लेटर को वाई यू शुड बी हायर्ड, आप कंपनी को, आप इंस्टीट्यूशन को, आप उस बैंक को या आप उस डिपार्टमेंट को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पीपल बाय योर सर्विसेज, दे पे यू सो दैट यू कैन बी ऑफ सम बेनिफिट टू देम। लेकिन अगर आप उनके लिए एक लायबिलिटी बन जाए एसेट की बजाय, तो जाहिर है कि वो फिर आपको जो आपका ग्रेस पीरियड होता है, प्रोबेशनरी पीरियड होता है, उसके बाद आपको गुड बाय कह देते हैं। फॉरगेटिंग टू इंक्लूड योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सो दैट योर एम्प्लॉयर में कॉन्टैक्ट यू एट एनी टाइम, आप वो जब कवर लेटर के नीचे लिखते हैं कि बेस्ट रिगार्ड्स और नीचे अपना नाम, तो अपना सेल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखें, रिज्यूमे में भी डालें और वहाँ पे भी डालें। इंक्लूडिंग फोटोज इन कवर लेटर, तो फोटो जो है वो आपके हमेशा रिज्यूमे में आते हैं और कवर लेटर में आप फोटो लगाना ज़रूरी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, ये एक सैम्पल सा कवर लेटर है, ठीक है, ये इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अभी आपको फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा लग रहा होगा, जब आप इसको प्रिंट की शक्ल में देखेंगे तो ये फिर आपको थोड़ा बेहतर लगेगा। तो आप देखें कि ये कैसे उसने इंट्रोडक्शन दिया है, सैल्यूटेशन है, इंट्रोडक्शन है, फिर इसकी बॉडी है, फिर उसने एंड किया है और एंड में उसने लिखा है कि आई वुड रियली अप्रिशिएट यू गोइंग थ्रू माई क्रेडेंशियल्स डीपली, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। और आप नीचे एक लाइन ऐड करेंगे, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन अर्ली इंटरव्यू सिंसियरली, और नीचे आप अपने सिग्नेचर कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आज का सेशन ये एंड करता हूँ और अभी आपको टाइम देता हूँ सवाल जवाब का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जितना कुछ आपने आज गो थ्रू किया है, इसके ऊपर कोई सवाल है, जो भी यकीनी तौर पर सवाल होंगे और आपको पूछने भी चाहिए, तो आप मुझसे सवाल करें और बाकी हम अगले सेशन में इंशाल्लाह रिमेनिंग पार्ट में को कवर करके और फिर रिज्यूमे की तरफ चले जाएंगे। नाउ everybody is invited for the questions on whatever you have gone through today. Yes.
Is there any question? No, sir, not from my side. Okay, if you have any question and right now you are not in that frame of mind, so you can ask me in the group as well, or you can inbox me, whatever suits you very much. So thank you very much for coming here. Try to be regular in your classes, though you have that facility of recorded videos, you can see that. But once you are live, you can ask questions, you can share your concerns, and there are much more to learn in a live session. So take care. Inshallah, see you in the next class. Allah Hafiz.